नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। आपके लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में जो है लघु बीजाणु चतुष्क जो अवस्थाएँ होती है, ठीक है ना, उनके बारे में अध्ययन किया था। और ये जो 5 प्रकार की जो अवस्थाएँ थी उनके जो बारे में हमने जो है जानकारी प्राप्त की थी। ये जो 5 अवस्थाएँ थी हमने पढ़ी है। और आपको ज्ञात होगा कि जो लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है, लघु बीजाणु चतुष्क जो है, ठीक है ना, लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था जो है ये हमने पढ़ी थी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की पढ़ी थी? 5 प्रकार की पढ़ी थी। अब 5 प्रकार में आपने इसमें पढ़ा होगा नाम जो है च, स, का, रे और टी। ये याद करने का तरीका है। च यानी कि यहाँ पे आ जाएगा चतुष्फलकीय, स यानी कि सम द्वि पार्श्विक, क यानी कि हो जाएगा क्रॉसित, रे यानी कि रेखीय और टी यानी कि टी आकार या टी शेप्ड। ये आपने जो है 5 प्रकार पढ़े थे। और चतुष्फलकीय में आपने देखा था कि सामने से देखने पर जो है 3 परागकण दिखाई देते हैं और 1 परागकण जो होता है इनके पीछे की तरफ, क्योंकि चतुष्क का मतलब होता है कि 4 परागकणों का एक साथ में चिपका हुआ होना। और कौन सी परत के द्वारा? कैलोस परत के द्वारा, ठीक है। तो 3 सामने से दिखाई देते हैं, 1 इनके पीछे की ओर होगा परागकण। समद्विपार्श्विक में जो है चारों परागकण जो होते हैं, चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। क्रॉसित में क्या होता है? 2-2 परागकणों के 2-2 सेट बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के समकोण व्यवस्थित हो जाते हैं। इस वजह से आपको जो है 2 परागकण ऊपर दिखाई देते हैं और 1 परागकण कैसे? नीचे की ओर दिखाई देता है। और उसके बाद में रेखीय जो होता है, रेखीय में चारों जो लघु बीजाणु होते हैं एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये इस प्रकार से। और टी शेप में 2-2 लघु बीजाणु के 2 सेट बनते हैं, जिसमें से 2 अनुप्रस्थ और 2 लंबवत व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरीके से, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये इस तरीके से दिखते हैं आपको, ठीक है, ये इस प्रकार से। और इस तरीके से आपको जो है 4 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। अब चारों लघु बीजाणु कौन सी परत से जुड़े होते हैं? चारों लघु बीजाणु कैलोस परत से, कैलोस परत से जुड़े होते हैं, कैलोस परत से जुड़े होते हैं या चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना। और कैलोस परत के गुलते ही चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, ठीक है। कैलोस परत के गुलते ही चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये स्वतंत्र होने के बाद में लघु बीजाणु गोल आकार प्राप्त कर लेते हैं और अब इनको परागकण कहा जाता है, ठीक है। चारों लघु बीजाणु पृथक होकर गोलाकार आकृति को प्राप्त करके परागकण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ अपवाद भी आता है। जैसे हमें ये पता है कि कैलोस परत गुलती है और इसके गुलते ही चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं, तो चतुष्क अवस्था समाप्त हो गई। चतुष्क अवस्था तब तक कहलाती है जब चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। और कैलोस परत जब हट जाती है, गुल जाती है, नष्ट हो जाती है, चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद आता है। और अपवाद क्या है? किस में आता है? अपवाद आता है टाइफा में और ड्रोसेरा में। किस में? टाइफा एवं ड्रोसेरा। 2 पादप है कि ट्राइफा और ड्रोसेरा, इन दोनों पादपों में जो लघु बीजाणु हैं हमेशा चतुष्क अवस्था में ही पाए जाते हैं। और ऐसे परागकणों को कहा जाता है संयुक्त परागकण। तो संयुक्त परागकण की परिभाषा पूछी जाती है, संयुक्त परागकण किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या होगी कि यदि
चारों लघु बीजाणु हमेशा चतुष्क अवस्था में ही बने रहते हैं, पृथक नहीं होते हैं, तो इसे संयुक्त परागकण कहते हैं। और संयुक्त परागकण किस में पाए जाते हैं? टाइफा में और ड्रोसेरा में। तो यहाँ पर लिखा हमने कि टाइफा एवं ड्रोसेरा में चारों लघु बीजाणु सदैव चतुष्क अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है ना? तो इसे संयुक्त परागकण कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि बात करते हैं आँख, जिसको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा मदार भी कहा जाता है, सामान्य भाषा में आंकड़ा भी बोलते हैं। ठीक है ना? और एक होता है ऑर्किड। आँख और ऑर्किड के पादपों में जो परागकण होते हैं, समस्त परागकण मिल करके एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसको परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो इसमें उदाहरण आ रहा है अपवाद स्वरूप, ठीक है, तो वो क्या है? ऑर्किड एवं आँख। ठीक है ना? तो ऑर्किड एवं आँख में समस्त परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिससे परागपिंड या पॉलिनियम, पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बन गया कि परागपिंड या पॉलिनियम किस में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए आँख और ऑर्किड में पाए जाते हैं। या आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परागपिंड या पॉलिनियम किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर देना होगा कि ऑर्किड तथा आँख में समस्त परागकण मिल करके एक विशिष्ट संरचना बना देते हैं, जिसे परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। ये परागपिंड या पॉलिनियम जो होता है, ये किस तरह से दिखता है? ये इस तरीके से। ये यहाँ पर नीचे की तरफ ये फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो फूली हुई संरचना होती है, इसके अंदर की तरफ जो है पाए जाते हैं क्या? परागकण। और ये समस्त परागकण देखो इस तरीके से, ये 4 से ज़्यादा हो गए ना, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से ये परागकण जो है मिल करके एक संरचना बना रहे हैं, विशिष्ट संरचना बना रहे हैं। इसी को हमने नाम दिया परागपिंड या पॉलिनियम। तो ये है परागपिंड, या इसी को क्या कहा जाता है? पॉलिनियम। इसी को क्या कहा जाएगा? पॉलिनियम कहा जाता है। और ये पाया जाता है किसमें? ऑर्किड में और आँख में पाया जाता है। तो एक बार फिर से आप समझ लें, हमने लघु बीजाणु चतुष्क अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। लघु बीजाणु चतुष्क शब्द का तात्पर्य 4 लघु बीजाणु का एक साथ में चिपका हुआ पाया जाना है। तो एक साथ में 4 है, इसलिए चतुष्क अवस्था। और ये चारों लघु बीजाणु जो है वो क्यों जुड़े हुए, क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि उनके बीच में कौन सी परत पाई जाती है? कैलोस परत पाई जाती है। और जब ये कैलोस परत घुलती है, तो इसके घुलते ही चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं। पृथक होकर के गोलाकार आकृति प्राप्त करके अब वो परागकण कहलाते हैं। लेकिन अपवाद ये पाया जाता है कि टाइफा और ड्रोसेरा में चारों लघु बीजाणु सदैव चतुष्क अवस्था में रहते हैं, मतलब उनमें कैलोस भित्ति जो है घुलती नहीं है। तो चारों लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए पाए जाते हैं, चतुष्क अवस्था अब हमेशा के लिए बनी रहती है। तो ऐसे परागकण क्या कहलाते हैं? संयुक्त परागकण कहलाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से आर्किड और आँख की बात करें, तो आर्किड और आँख में क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो मिल करके एक विशिष्ट संरचना बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? परागपिंड या पॉलिनियम। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परागकण हैं वो मिल करके, ठीक है ना, एक विशिष्ट रचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया परागपिंड या पॉलिनियम। अब इसके बाद में जो टॉपिक शुरू करते हैं वो है परागकण की संरचना। ठीक है। तो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं।
अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक है परागकण की संरचना के बारे में। शुरू करते हैं परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। अब देखो परागकण की संरचना कैसी होती है इसको समझिएगा। परागकण जो होता है इसमें दो जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं, जिसको बाह्य स्तर और अंत स्तर कहा जाता है, या बाह्य चोल और अंतः चोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो रेड कलर में हमने जो लाइन बनाई है ये मान लेते हैं ये क्या है, इसका बाह्य स्तर है, या इसको हमने नाम दिया बाह्य चोल। और जो भीतर की तरफ ग्रीन कलर की जो आपने यहाँ पर लाइन बनाई है इसको मान लेते हैं ये इसका है कौन सा, अंतः चोल। तो इस तरीके से दो स्तर पाए जाते हैं घेरे हुए परागकण को, बाह्य चोल और अंतः चोल पाए जाते हैं। बाह्य चोल में यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इन छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र। इन छिद्रों को क्या कहा जाएगा, इन छिद्रों को कहा जाएगा जनन छिद्र कहा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में ही जो बाह्य चोल जो होता है, यह बाह्य चोल जो होता है ये अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है। कैसे, कुछ परागकणों में इसके ऊपर धारी जैसी संरचना पाई जाती है, धारीदार हो सकता है, तो किसी में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, कांटेदार हो सकता है, किसी में गड्ढे पाए जाते हैं तो गर्तदार हो सकता है, किसी में जाल या जालिकाएं पाई जाती है तो ये जालिकावत भी हो सकता है। तो अलग अलग पादपों में जो बाह्य चोल जो पाया जाता है, परागकणों का जो बाह्य चोल पाया जाता है वो अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है। जैसे हम इस डायग्राम में इसको कांटेदार बनाते हैं, तो जैसे ये इसमें ये कांटेदार बना लिया हमने इसको, ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से कांटेदार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर जो है इसके अंदर पाई जाती है, एक तो होती है कौन सी कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, एक पाई जाती है कायिक कोशिका। तो जो कायिक कोशिका है उसका जो केंद्रक होता है वो तो अनियमित आकार का होगा, और जो जनन कोशिका होती है वो क्रमी रूप आकार में पाई जाती है। ठीक है ना, और भीतर की तरफ इसमें जो है कोशिका द्रव्य भरा रहेगा, और यही जनन कोशिका आगे चल करके इसमें विभाजन होता है और दो नर युग्मक बनते हैं। समसूत्र विभाजन होगा, समसूत्र विभाजन से दो नर युग्मक बनते हैं, और यहाँ पर ये आप जो जनन छिद्र देख रहे हैं इसमें से पराग नलिका बनती है, और वो दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये परागकण है। तो परागकण की संरचना के बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त की, हम बात करें परागकण की। तो जो परागकण जो होता है, ठीक है ना, इस परागकण की बात की जा रही है तो इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, दो स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक तो होता है कौन सा, बाह्य स्तर, और एक होता है कौन सा, इसमें एक पाया जाता है इसमें अंतः स्तर। ठीक है, बाह्य स्तर जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो अंतः स्तर है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अंतः चोल के नाम से जानते हैं। बाह्य चोल जो होता है इसको एक्साइन, EXINE, एक्साइन भी कहा जाता है, और जो अंतः चोल जो होता है इसको इंटाइन भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से। ठीक है, अब बाह्य चोल जो होता है, ये बाह्य चोल ये कैसा होता है, अलंकृत होता है। अलंकृत का मतलब अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये अलंकृत होता है। ठीक है ना, अलंकृत का मतलब अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो पैटर्न जो पाया जाता है ये कौन कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है कैसा, ये हो सकता है धारीदार,
ये हो सकता है कैसा, कांटेदार, ये हो सकता है कैसा, ये हो सकता है जालिकावत, जालिकावत, या फिर ये हो सकता है गर्तदार। कैसा हो सकता है, गर्तदार हो सकता है। इसके साथ साथ में इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, जनन छिद्र, ठीक है ना। तो इसमें जो है सूक्ष्म छिद्र, ठीक है, कौन से सूक्ष्म छिद्र यानी कि जनन छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात जनन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये जो बाह्य चोल जो होता है, इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से परागकणों का जैव रासायनिक भौतिक अपघटन नहीं होता और ये लंबे समय तक जो है संरक्षित रहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा बाह्य चोल में, अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो बाह्य चोल जो होता है, बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन, बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, कि जो बाह्य चोल का निर्माण है वो किससे होता है, तब आपको तो रहना चाहिए स्पोरोपोलेनिन। या आपसे अगर पूछ लिया जाए कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, इनका जैव रासायनिक और भौतिक अपघटन नहीं होता, क्यों, तो आपको बताना है कि स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, इनका जैव रासायनिक भौतिक अपघटन नहीं होता, ठीक है। तो बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन नामक जटिल कार्बनिक पदार्थ का जमाव होता है, इसी कारण इनका जैविक भौतिक अपघटन नहीं होता है और परागकण लंबे समय तक जीवाश्मीय अवशेष के रूप में संरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब अंतःस्तर की बात की जा रही है, जिसको अंतःचोल भी कहा जाता है। यह अंतःचोल जो होता है ये पैक्टिन और सेलुलोज से मिल करके बना होता है। किससे मिल करके बना होता है, पैक्टिन और सेलुलोज से। यह जो है कोमल पतली झिल्ली के समान होता है, जो कि पैक्टिन और सेलुलोज से मिल करके बना होता है। यह पतला कोमल झिल्ली के समान होता है। यह पैक्टिन एवं किससे, सेलुलोज से, पैक्टिन एवं सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है ये, पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परागकण की संरचना के बारे में फिर से बता रहा हूँ कि परागकण को घेरे हुए दो स्तर पाए जाते हैं। इसका जो बाह्य स्तर होता है उसको बाह्य चोल या एक्साइन कहा जाता है, और इसका जो अंतः स्तर होता है या आंतरिक जो स्तर होता है उसको अंतःचोल या इंटाइन कहा जाता है। बाह्य चोल जो होता है ये अलंकृत होता है, यानी कि इसमें अलग अलग पैटर्न पाए जाते हैं। ये धारीदार, कांटेदार, जालिकावत और गर्तदार हो सकता है, जैसे हमने इसको कांटेदार बना दिए। और इसके साथ में इसमें सूक्ष्म छिद्र यानी कि जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें से परागनलिका निकलती है, ठीक है। और बाह्य चोल जो होता है उस बाह्य चोल में एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का जमा होता है, जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण है परागकणों का जैविक भौतिक अपघटन नहीं होता है और परागकण लंबे समय तक जीवाश्म अवशेष के रूप में संरक्षित रहते हैं। और फिर हमने बात की अंतःचोल की, तो अंतःचोल जो होता है ये पतला कोमल स्तर होता है और झिल्ली के समान होता है, जो कि पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। तो पैक्टोसेलुलोजिक, ठीक है ना, जो है
अंतःस्तर पाया जाता है, क्योंकि ये पैक्टिन और किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और परागकण को जो है नर युग्मकोद्भिद की जो है प्रथम कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है पॉलन किट। क्या है पॉलन किट, वो समझते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है पॉलन किट या पराग किट। पराग किट या इसको कहा जाता है पॉलन किट। अब पराग किट या पॉलन किट का मतलब क्या होता है कि जो परागकणों का जो बाह्यचोल होता है, ठीक है ना, इस बाह्यचोल पर एक तेलीय या वसीय प्रकृति की परत पाई जाती है, जिसकी वजह से परागकणों में विशिष्ट रंग और गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, और कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और कीट जब पुष्पों के ऊपर बैठते हैं तो ये चिपचिपी प्रकृति की होती है। इस वजह से परागकण जो होते हैं उन कीटों के पैरों पर और उसके शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं। तो ये है पॉलन किट या पराग किट। क्या है पॉलन किट या पराग किट, किसको कहा जाता है कि परागकण के बाह्यचोल पर वसीय या तेलीय प्रकृति की चिपचिपी परत पाई जाती है। चिपचिपी परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो चिपचिपी परत पाई जाती है इसी को क्या कहा जाता है, पाई जाती है, जिसे पराग कीट कहते हैं। ठीक है, और पराग कीट की वजह से, पराग कीट के कारण कीटों के शरीर से परागकण चिपक जाते हैं। ठीक है ना, जिससे परागण क्रिया आसानी से होती है। परागण क्रिया क्या होती है, आसानी से होती है। ठीक है, और पराग कीट जो है कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित। पराग कीट में विशिष्ट गंध पाई जाती है, जो कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है, जो कीटों को आकर्षित करती है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये पराग कीट जो होती है परागकणों की पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा भी करती है। पराग कीट परागकणों की पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो ये हमने पढ़ा पराग कीट के बारे में कि परागकणों के बाह्यचोल पर वसीय या तेलीय प्रकृति की एक चिपचिपी परत पाई जाती है, जिसे पराग कीट कहते हैं। पराग कीट के कारण ही कीटों के शरीर से परागकण जो है चिपक जाते हैं, क्योंकि चिपचिपे होते हैं ना, जिससे परागण क्रिया आसानी से हो जाती है। और पराग कीट में विशिष्ट गंध पाई जाती है, जो कीटों को आकर्षित करती है, और पराग कीट परागकणों की पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है।